दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से किजुना पावर टॉक से ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां पर आज हमारे साथ है एक ऐसी हस्ती जो पिछले 7 सालों से फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक अगला मुकाम तय किया है और अपनी पहचान बनाई है। आज हमारे साथ है जुपिटर इन्वेस्टमेंट के फाउंडर विपुल तमाकोवाला जी। सो विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टॉक शो में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये जुपिटर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे की? जुपिटर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत मैंने देखा कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन अपना फ्यूचर का प्लानिंग नहीं सोचते हैं। अपने खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग की भी वो अवगणना कर रहे हैं। अपने पीछे जो रिटायरमेंट की जो तकलीफ आने वाली उसका भी नहीं सोचते। राइट। तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि मुझे ये लाइन में आके सबके लिए कुछ करना चाहिए। तो तब से मैंने ये जुपिटर इन्वेस्टमेंट के फर्म के नाम से मैंने ये फाइनेंशियल लाइन की शुरुआत की है। ओके। सो ये जुपिटर नाम क्यों रखा, मतलब कुछ रीजन? तो जुपिटर का मतलब आपको मालूम होगा, गुरु है। तो गुरु सबकी लाइफ में जरूरी है और सबको एडवाइस देते हैं। यस। तो मैंने भी वही सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो लोगों के लिए एडवाइस दे के कर सकूं। इसके हिसाब से मैंने सोचा कि ये फर्म का नाम जुपिटर रखूं। बहुत बढ़िया। सो विपुल जी, आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में और इंश्योरेंस में तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, और फिर भी टर्म इंश्योरेंस उसमें से अलग क्यों है और ये इतना प्रभावशाली और ज़्यादा ज़रूरी क्यों मानते हैं लोग? टर्म इंश्योरेंस को प्रभावशाली इसलिए मानते हैं कि जो घर में जो कमाने वाला व्यक्ति है वो एक घर की नींव के बराबर रहता है। आप मानते हो कि घर बनता है तो नीचे बेस में क्या रहता है? जो फाउंडेशन होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। बराबर ना? हाँ। तो जो व्यक्ति घर में कमाता है वो भी स्ट्रांग पर्सन है। यस। तो उसके बिना लाइफ अधूरी रह जाएगी। घर के खर्चे, बिल्कुल, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, राइट, तो वो सब पूरे करने के लिए भी एक टर्म इंश्योरेंस काफी जरूरी है। बिल्कुल सही। ओके। जब टर्म इंश्योरेंस की बात आती है तो टर्म इंश्योरेंस के साथ लोग हेल्थ इंश्योरेंस को भी जोड़ते हैं। तो आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस भी आज के टाइम में होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, और टर्म इंश्योरेंस अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए? सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते तो हमने जो मूड़ी बचा के रखी है, जो बचाई है, तो वो सब हेल्थ इंश्योरेंस में सब खत्म हो जाएगी। कुछ हो जाएगा कि भाई अपने को कुछ होता है तो वो सब बचाया और पैसा उसमें चला जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ज़रूरी है और वो टर्म इंश्योरेंस भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो मैंने बताया कि भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए और घर के खर्चे के लिए जो हम नहीं रहे तो वो पूरा कर सकते, इसीलिए टर्म इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है तो वो व्यक्ति की उम्र और उसकी इनकम के ऊपर निर्भर रखता है। तो हर एक आदमी की उम्र और इनकम और उसको क्या ज़रूरत है वो जान के उसको टर्म प्लान दिया जाता है। ओके। सो आप जिस प्रकार की कस्टमर की उम्र है, उसका प्रोफेशन है या इनकम है, उसकी लायबिलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए टर्म प्लान की अमाउंट या तो हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट आप सजेशन करते हो। ओके। कई बार कस्टमर ये बोलते हैं, इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं कि मैं तो रेगुलर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, डिसिप्लिन इन्वेस्टर हूँ, सो मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस एक दूसरे के पूरक है। अच्छा। आप अकेला इन्वेस्टमेंट ही करेंगे और इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो वो सब जो जमा की हुई पूंजी है वो सब चली जाएगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चली गई। राइट, बिल्कुल सही। तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है जितना इन्वेस्टमेंट जरूरी है म्यूचुअल फंड में। अच्छा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा। राइट। सो जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मार्केट में तो बहुत सारे हजारों स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड्स की। सो कौन से क्लाइंट को कौन सी स्कीम देनी है ये आप कैसे तय करते हो? तो जो भी कोई क्लाइंट आता है हमारे पास तो उसकी हम रिस्क कैपेसिटी जानते हैं। अच्छा। फिर उसके पास कितनी अमाउंट है करनी है, कितने टाइम के लिए, टाइम का होराइजन कितना है वो भी जानना पड़ता है। ओके। तो उसके हिसाब से फाइनलाइज होता है कि भाई उसको कौन सा फंड दिया जाए। किसी को लॉन्ग टर्म चाहिए, किसी को शॉर्ट टर्म में चाहिए, तो उसके हिसाब से फाइनल होता है कि भाई कौन सा फंड उसको देना चाहिए। अच्छा, तो हर एक कस्टमर के लिए आपकी अलग अलग स्कीम्स रहती है, वो सजेस्ट करते हो आप उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से? हाँ, हर एक व्यक्ति की ज़रूरियात और सब कुछ अलग अलग रहता है। उम्र अलग है, ज़रूरियात अलग है, तो सबके लिए अलग अलग। कोई एक व्यक्ति हम उम्र का होगा ना, तो भी अलग अलग फंड दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों की रिस्क कैपेसिटी भी अलग अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके। सो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे SIP के थ्रू जाना चाहिए या लमसम के थ्रू जाना चाहिए?
दोनों के अलग अलग फायदे हैं। हाँ। SIP थ्रू भी जा सकते हैं, जो फिक्स इनकम वाले प्रोफेशन में जैसे कि सैलराइड पर्सन है, तो वो अपने हिसाब से डिसिप्लिन से कोई छोटी अमाउंट से भी अपना इन्वेस्ट चालू करके लंबे टाइम करके गोल पूरा कर सकते हैं। और अपने पास कभी बोनस आए या कोई प्रॉपर्टी बिके या कुछ ज्यादा अमाउंट आए तो वो हम लमसम के हिसाब से भी हम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। अच्छा, लेकिन दोनों के फायदे एक जैसे ही है? हाँ, वैसे तो एक जैसे है, लेकिन लॉन्ग टर्म करो तो सबसे बढ़िया है। अच्छा, ओके। क्या आप ऐसे कोई एग्जांपल या केस स्टडी शेयर कर सकते हैं कि जहां पर म्यूचुअल फंड ने किसी की लाइफ बदली हो? एग्जांपल मैं खुद हूँ पहला तो। क्या बात है। अच्छा। मैं 15 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने टर्म प्लान भी लिया हुआ है। ग्रेट। दूसरे की बात करूँ तो मैंने जब से चालू किया है तब से और उससे पहले के भी जो मुझे ध्यान में आ रहा है कि भाई एक IT प्रोफेशनल 2014 से उसने SIP चालू की थी। अच्छा। 10,000 की। हाँ। वो 2024 तक चालू ही थी। तो उसका फंड वैल्यू बना था 27-28 लाख का कुछ बना था। ग्रेट। तो उसमें से उसने जो होम लोन लिया था तो उसका प्री पेमेंट थोड़ा आधा पेमेंट कर दिया और जो पैसा बचता था उसमें से वापस SIP दूसरी चालू कर दी। क्या बात है। मतलब कि किसी ने होम लोन लिया था और होम लोन को उन्होंने प्री पे कर दिया म्यूचुअल फंड के जरिए। हाँ। और आपके साथ 2014 से लेकर 2024 तक मतलब 10 सालों का सफर तय किया। तो जाहिर सी बात है कि उनको रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, तभी वो आपके साथ इतने बने रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी क्लाइंट का कोई फाइनेंशियल गोल हो, उसको आप म्यूचुअल फंड के साथ कैसे जोड़ते हो? एग्जांपल दूं तो बच्चों का एजुकेशन। हाँ। तो एजुकेशन फंड। अच्छा। ऐसे भी बच्चों की शादी के लिए मैरिज फंड। ओके। रिटायरमेंट हो तो रिटायरमेंट के लिए फंड। अच्छा, आपने ऐसे नाम दे दिए? नाम दे दिए कि भाई बेटी की एजुकेशन का फंड, बेटी की शादी का फंड, राइट, अपने खुद का रिटायरमेंट का फंड, ऐसे दिया हुआ है कि भाई ऐसे प्लानिंग करके देते हैं। वाह, तो ये इससे तो साफ जाहिर होता है कि अगर मैंने बेटी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उसको अगर आपने नाम दे दिया है कि बेटी की शादी का फंड, तो उसको तो मैं टच नहीं करूंगा जब तक वो गोल मेरा अचीव नहीं होता, तब तक मैं डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहूंगा। तो ये काफी यूनिक आइडिया है। हर एक आदमी को वैसे गोल बेस ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो डिसिप्लिन में रहेगा और लंबे टाइम तक रुक पाएगा। हम ऐसे ही चालू कर देंगे कि भाई यार मेरे दोस्तों ने चालू किया तो मैं भी चालू कर देता हूँ। अच्छा। तो वो लंबे तक नहीं रुकता, लंबे टाइम तक नहीं रुक पाता। उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, राइट। सो जब फाइनेंशियल गोल्स की बात आती है तो अलग अलग, जैसे आपने गोल्स बताए, रिटायरमेंट प्लानिंग है, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग है, वेल्थ क्रिएशन है, तो पर्टिकुलर कौन से प्लानिंग के लिए किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स आप सिलेक्ट करवाते हैं आपके क्लाइंट से? जो बच्चों की उम्र 10 साल के या उससे कम हो तो उसके लिए टाइम ज़्यादा है, तो हम उसके लिए इक्विटी फंड जा सकते हैं। स्मॉल कैप है, मिड कैप है। वैसे अपने खुद की रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहे तो हाइब्रिड फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी फंड तो लिक्विड फंड में भी हम पैसा डाल सकते हैं। ओके, सो ये लिक्विड फंड क्या होता है? तो लिक्विड फंड ऐसा होता है कि हम इमरजेंसी के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई अपने पास पैसा पड़ा है बैंक में और उसका यूज हम 1 महीने के बाद करने वाले हैं, तो हम लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। या इमरजेंसी फंड के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई 6 महीने कभी ऐसा हो, हम जॉब वाले पर्सन है कोई, तो जॉब छूट जाए तो 6 महीने का ऐसा पैसा इकट्ठा होना चाहिए कि हमारे पास जॉब नहीं हो तो भी घर चला सके। तो उसको इमरजेंसी फंड बोलते हैं, राइट। और वो लिक्विड फंड के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो जब आपने बात की थी, अभी जिक्र किया था बैंक डिपॉजिट का, तो ये जो बैंक डिपॉजिट को अगर मैं लिक्विड फंड के साथ कंपेयर करूं तो कौन सा बेहतर? बैंक डिपॉजिट में और लिक्विड फंड में फर्क इतना है कि हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे पैसा FD में, तो वो एक फिक्स समय के लिए हो जाता है कि भाई 6 महीना, 4 महीना, 4 महीना, 8 महीना। तो उससे पहले हम निकालेंगे तो उसका एग्जिट लोड लगता है, राइट। तो ये लिक्विड फंड में 7 दिन का होता है। 7 दिन के बाद हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा। और दूसरे दिन अपने खाते में पैसा आ जाता है। उसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती? कोई होता नहीं है। दूसरे दिन पैसा अपने खाते में आ जाता है और हम वो लिक्विड यूज कर सकते हैं। ओह, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, कई बार ये लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो गया है, इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को साथ में ध्यान में रखते हुए किसी का फाइनेंशियल प्लान करते हो? हर एक का प्लान मैं वैसे ही करता हूँ। मेरा प्लानिंग कॉन्सेप्ट थ्रू होता है कि भाई एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट चालू करे तो पहले उसका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए
बाद में जो एक्सेस मनी होता है अपने पास, तो उसमें से वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, मैं ऐसा मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस दोनों एक दूसरे के पूरक है। ओके, तो दोनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए, चाहिए। किसी एक के सहारे नहीं चल पाएंगे। बहुत बढ़िया। और आजकल देखिए, जिनके लिए हम लोग पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो वो जो देखने वाला वर्ग है वो युवा वर्ग है ना। तो ये युवा वर्ग के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? युवा वर्ग की बात करें तो मेरे घर में भी है। अच्छा, युवा वर्ग, जिसको हम लोग जेन ज़ी बोलते हैं, राइट। तो मैं वो लोग के लिए इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी वो कमाने का चालू करे ना, तब से इन्वेस्टमेंट चालू कर देना चाहिए। अच्छा, ओके। वही उनके लिए मेरी सही एडवाइस है, क्योंकि वो आजकल के जो जेन ज़ी है, आपने वो फिल्म देखी होगी जिंदगी न मिलेगी दोबारा। हाँ, बिल्कुल। दूसरी फिल्म ये जवानी है दीवानी। हाँ। तो ये दोनों फिल्म देख के वो इतने इंस्पायर हो गए ना कि 40-45 की साल में रिटायर यूरोप घूमने जाना है। हाँ, घूमने निकल जाना है। लेकिन इतनी कम उम्र में इतना पैसा इकट्ठा किया होगा तो जो घूमने जा सकते, तभी जा पाएंगे। यस, बिल्कुल सही। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जब भी वो कमाने का चालू करें, तब से इन्वेस्टमेंट चालू किया होगा तो 45 की साल में वो जहाँ घूमने जाना जा सकते हैं, जो अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हैं वो जी सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत। आजकल के नौजवान को भी इन्वेस्टमेंट में भी लेटेस्ट जो है बिटकॉइन, तो ऐसे में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। मैं बोलता हूँ करो, लेकिन कुछ परसेंट, 15%, 20% जो म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, उसमें भी करना चाहिए। राइट, ओके। सो जब म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करवाते हो तो आप क्या रिटर्न एज्यूम करके चलते हैं? वो तो आज तक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है, तो मैं भी प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड जो बोलता है ना, तो लॉन्ग टर्म पर्पस हम जाएंगे तो 12 से 15% तो आ सकता है। ओके, लॉन्ग टर्म मतलब कितना? 7 साल, 10 साल, 15 साल। अच्छा, 7 साल से लेकर जो भी ऊपर है वो लॉन्ग टर्म में है। सो वहाँ पर 12 से 15% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो मैं बोल तो नहीं सकता पक्का, लेकिन इतना आ सकता है। जो पिछली जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से इतना। सो कई बार लोग बोलते हैं, जैसे 45-50 के साल में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि रिस्क नहीं लेना है म्यूचुअल फंड, तो शायद उनको लगता है कि ये फ्रॉड है, या तो ऐसी स्कीम है कि जहाँ पर पैसा डूबता ही डूबता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। और हमने हर्षद मेहता और केतन पारेख जैसे स्कैम्स देखे हुए हैं, तो हमको पता है कि स्टॉक मार्केट में मतलब लोगों ने ये फील किया है कि पैसा बनता नहीं, पैसा डूबता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रिस्क तो हम रिस्क न ले, उसमें भी रिस्क है। क्या बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन उसके लिए भी जिसकी उम्र ज्यादा है, जो रिटायर पर्सन है, तो उसके लिए भी ऐसे फंड रहते हैं। अच्छा। जो कम रिस्क वाले हैं, जैसे कि आर्बिट्रेज फंड है, हाइब्रिड फंड है। हाँ, ओके। सो जहाँ पर रिस्क कम रहेगा तो उधर भी कर सकते हैं। क्या बात है, बढ़िया। अच्छा, एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए जब आप किसी क्लाइंट को मिलते हो, तो सबसे पहले आप किस तरह से उसको कनेक्ट करते हो? ऐसी क्या बातें बताते हो जिसकी वजह से वो आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी होता है? मतलब कि जुपिटर इन्वेस्टमेंट की यूएसपी क्या है? जुपिटर इन्वेस्टमेंट की यूएसपी मैं बताऊं तो अपने फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूं। मैं अपने मिशन की बात करता हूं। मेरा मिशन है कि मैं जितना बन सके उतने ज्यादा लोगों को अवेयरनेस करूं। राइट। ये प्रोडक्ट के बारे में, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस करूं और उसको उसके वेल्थ क्रिएट में हेल्प करूं। राइट। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आज के दिन में भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से दूर भागते रहते हैं, टालते ही रहते हैं? वो अपनी जिंदगी के एक कदम पीछे चल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? जो लोग आज की दुनिया में भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का नाम आता है तो दूर भागते हैं, हमेशा उसको टालते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसके लिए कि भाई वो अपने लिए खुद के पैर पे कुआड़ी मार रहा है। आपने ये किस्से अभी सुने होंगे, जो पहलगाम में किस्सा बना। हाँ। एयर इंडिया का किस्सा बना। हम ऐसा नहीं सोचते कि ये आपके साथ, लेकिन आपके साथ हो तो आपकी फैमिली का क्या होगा। करेक्ट। तो ये घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, तो आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा, आप उससे बच के तो जा नहीं सकते। और अंत में मैं एक ही सवाल करना चाहूँगा कि जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जुपिटर इन्वेस्टमेंट का आने वाला 5 या 7 या 10 साल का विजन क्या है? वो क्या डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं लोगों की जिंदगी में? जुपिटर इन्वेस्टमेंट का विजन जितना बन सके उतने लोगों में मैं अवेयरनेस फैला सकूं, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी भी अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके और अपनी लाइफ का गोल सेट कर सके। विजन ये है कि मेरे साथ जितने भी क्लाइंट जुड़े हैं तो वो अपनी जिंदगी पीसफुल सुकून से बिता सके। तो वैसा सुकून भरी लाइफ होनी चाहिए। राइट। और ये कैसे होगा?
कैसे करेंगे आप, कैसे करते हैं आप? तो वो मैं जिसकी जैसी नीड है उसके हिसाब से मैं प्लानिंग करके कि भाई रिटायरमेंट इतनी उम्र में होनी चाहिए कि भाई 60 की उम्र में रिटायरमेंट करनी है, तो उस हिसाब से आप फंड इकट्ठा करेंगे तो हम सब एक पीसफुल लाइफ जी सकेंगे, ना कि दूसरे के सहारे जिए। राइट। तो बहुत ही बढ़िया लगा विपुल जी आपके साथ यहाँ पर हमको, और आई एम श्योर जुपिटर इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में बहुत सारी फैमिलीज को फाइनेंशियल पीस प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। सो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।